अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है खौफनाक कहानी लाश की सालगिरह। रात के 11 बजे वो सुनसान और अंधेरे में लिपटी सड़क पर तेजी से गाड़ी भगाए चला जा रहा था। सड़क के दोनों जानिब घने पेड़ मौजूद थे। सड़क पर रोशनी का कोई इंतजाम न था। उसने गाड़ी की हेडलाइट्स मुसलसल ऑन रखी हुई थी, जिनकी रोशनी में माहौल और हैबतनाक लग रहा था। अभी उसने एक मोड़ ही काटा था कि उसे हेडलाइट्स की रोशनी में एक बुढ़िया सड़क किनारे बैठी नजर आई। वह हैरान हुआ कि इस वक्त और इस सुनसान सी जगह पर यह बूढ़ी खातून क्या कर रही है। उसने उसके पास जाकर ब्रेक लगाई और नीचे उतर आया। वो उस बूढ़ी औरत के पास गया और देखा कि उसके करीब जमीन पर कुछ शॉपर्स पड़े हुए थे। अम्मा जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? उसने शाइस्तगी से सवाल किया। बूढ़ी औरत ने सर उठाकर उसे देखा। आज पहली बार पोते की सालगिरह मनाने का सोचा था और उसके लिए सामान लेने चली आई। कमबख्त टैक्सी वाला मुझे यहीं उतार कर चला गया, वो अफसुर्दगी से बोली। उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने आगे बढ़कर शॉपर्स उठा लिए। अम्मा जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उसने बूढ़ी औरत को अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठा दिया। क्या नाम है तुम्हारा और तुम इस वक्त कहाँ जा रहे थे, वो भी इस खराब मौसम में? कुछ देर गुजरने के बाद बूढ़ी औरत ने उससे सवाल किया। मेरा नाम जाहिद है। आज ऑफिस से लेट निकला तो शॉर्टकट लेते हुए इस रास्ते पर निकल आया। उसने जवाब दिया तो वो जाहिद को रास्ता बताने लगी। चंद किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे दरख्तों और झाड़ियों के बीच में एक पुरानी सी हवेली नजर आई। बस बेटा, इस हवेली के पास गाड़ी रोक लो। जाहिद ने गाड़ी को हवेली के गेट के पास ले जाकर रोक दिया। आओ बेटा, तुम भी कुछ देर हमारी खुशी का हिस्सा बन जाओ। जाहिद इनकार करना चाहता था, मगर जाने क्यों वो ऐसा नहीं कर पाया। वो मेकान की अंदाज में गाड़ी से नीचे उतर आया। उस बूढ़ी औरत की यह हवेली खासी बुलंदोबाला थी, जिसका रंग बोसीदा हो चुका था। बहुत सारी जगहों पर काई जम चुकी थी। अंधेरे में वो किसी भूत बंगले जैसी लग रही थी। वो औरत जल्दी से मेज पर चीजें सेट करने लगी। जाहिद भी उसकी मदद करने लगा। अम्मा, आप अकेली रहती हो? नहीं बेटा, मेरा एक पोता भी है। कुछ साल पहले मेरा बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में फौत हो गए। अब मैं और मेरा पोता यहाँ रहते हैं। वो अफसुर्दा हुई। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने पोते को लेकर आती हूँ। वो तेजी से कहती एक कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वो वापस आई तो उसके साथ एक बच्चा था जो व्हील चेयर पर बैठा था। उसने सर झुका रखा था और पी कैप पहनी हुई थी। जाहिद ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। बूढ़ी औरत ने उसकी सवालिया निगाहों को नजरअंदाज किया और माचिस उठाकर मोमबत्तियां जलाने लगी। अचानक लाइट चली गई और हर तरफ अंधेरा फैल गया। जाहिद बदहवासा होने लगा। उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का एहसास दिलाने लगी। यहाँ अक्सर बिजली चली जाती है, थोड़ी ही देर में आ जाएगी, वो उसे दिलासा देते हुए बोली। मोमबत्तियों की रोशनी में उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, लेकिन जो चीज़ जाहिद को खटक रही थी वो ये थी कि उसने एक बार भी बच्चे को हरकत करते या बोलते नहीं देखा। ओह, मैं प्लेट्स रखना तो भूल गई। जाहिद, जरा किचन से प्लेटें तो ले आओ। बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से उसे किचन की राह दिखाई। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करके किचन की तरफ बढ़ गया। अभी वो किचन में प्लेट्स ढूंढ रहा था कि उसे बुढ़िया की आवाज़ सुनाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वह मुख्तलिफ ख्यालात में गुम खड़ा था। जब अचानक से किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पलटा। वो बूढ़ी औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। इतनी देर कर दी, जाओ मैं प्लेटें लाती हूँ। अब जाहिद के हवास मख्तल होने लगे। वो चुपचाप आकर बच्चे के पास बैठ गया। उसको एक ख्याल आया। उसने बच्चे की ठोड़ी पर हाथ रखा और उसका चेहरा बुलंद करके उसे मुखातिब किया। बेटा, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, कोई बात करें। मगर जैसे जाहिद की नज़र उस पर पड़ी, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। उस बच्चे का चेहरा खून में लथपथ था और माथे पर एक गहरी चोट थी और उसकी आंखें भी बंद थीं। जाहिद ने तेजी से उसकी नब्ज चेक की तो उसका दिल धक से रह गया। वो बच्चा मरा हुआ था। जाहिद जल्दी से भागता हुआ हवेली से बाहर निकल आया और गाड़ी स्टार्ट करके अंधाधुंध भगाने लगा। घर पहुंचते ही वो बेदम होकर अपने बिस्तर पर गिरा। जब उसकी आंख खुली तो सामने वॉल क्लॉक पर दिन के 11 बज रहे थे। फ्रेश होने के बाद उसने चाबियां उठाई और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जाहिद ने सारा किस्सा इंस्पेक्टर अशरफ के गोश गुजार किया तो वो फौरन अपनी टीम लेकर उस तरफ निकल पड़े। एक कमरे का जायजा लिया गया तो अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने बेड पर एक बच्चे की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। उसके सरहाने एक बुढ़िया भी मरी पड़ी थी।
घर की तलाशी लेने पर सीढ़ियों के पास काफी सारा खून नजर आया, जो शायद उस बच्चे का था। वो चोट उसे सीढ़ियों से गिरने की वजह से आई थी। चंद दिन बाद जाहिद को फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उस बच्चे की मौत 3-4 दिन पहले हो चुकी थी और उसकी मौत के आधे घंटे बाद उसकी दादी की भी सदमे के सबब मौत हो चुकी थी। इलाका सुनसान होने की वजह से किसी की तवज्जो उनकी तरफ नहीं गई। जाहिद को एक तासुफ ने आन घेरा। पुरस्रार पड़ोसी। वो उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गई। आज ऑफिस में काम निस्बतन कम था, फिर उसकी तबीयत भी नासाज थी। वो अपने किराए के मकान में अकेली रहती थी। उसके माँ बाप अरसा हुआ खालिक हकीकी से जा मिले थे। शादी उसने नहीं की, जिसके नतीजे में तन्हाई ने उसको आ लिया। तन्हाई दूर करने और रोजी रोटी का मसला हल करने के लिए उसने नौकरी कर ली। यूं उसका वक्त भी अच्छा कट जाता और जिंदगी का बोझ उठाना भी आसान हो गया। शाम को नहाकर वो अपनी खिड़की में जा खड़ी हुई तो उसकी नजर सामने वाले घर की छत पर पड़ी। अरे, लगता है यहाँ कोई रहने के लिए आ ही गया फाइनली, उसने खुशगवार हैरत के साथ बुड़बुड़ाते हुए कहा। साथ वाले घर की छत पर चंद कपड़े धोकर सूखने के लिए डाले गए थे। साथ ही एक टेडी बियर भी छत पर पड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ और देखती या सोचती, उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। वो सर झटक कर कमरे के दरवाजे के पास पड़े टेबल की तरफ बढ़ी, जहां उसका सेलफोन रखा था। उसने स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देखा। कॉल रिसीव की। तुमने घर पहुंचकर मुझे फोन नहीं किया। दूसरी तरफ राफिया थी, उसकी सहेली, जो उसके राब्ता ना करने पर खफा हो रही थी। ओ माजरत यार, मैं भूल गई थी। तुम्हें पता तो है तबीयत नासाज है, लिहाजा आते ही सो गई। कुछ देर पहले उठी थी तो नहाने चली गई, उसने राफिया को वजाहत देते हुए कहा। तुम्हारा भुलक्कड़पन तो ना जाने कब जाएगा हुरिया की बच्ची। ये बताओ, कल ऑफिस आ रही हो? राफिया ने पूछा। ये तो बड़ी सोचने वाली बात पूछी है तुमने, हुरिया ने दिमाग पर जोर देकर मसनूई तरीके से सोचते हुए कहा। बको नहीं, सीधी तरह बताओ। राफिया ने उसकी ड्रामेबाजी पर उसको गुरका। अच्छा सुनो, 2 दिन तो नहीं आना मैंने, हुरिया ने राफिया को बताया। चल ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, मिलते हैं तुम्हारी ब्रेक के बाद, राफिया ने हंसते हुए कहा। तो हुरिया ने भी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसको खुदा हाफिज बोलकर कॉल काटकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर खुद घर के कामों में लग गई। और अगले दिन भी जब उसकी नज़र पड़ोस की छत की तरफ गई तो वहाँ जिंदगी के आसार देखकर उसको अच्छा महसूस हुआ। पड़ोस की छत पर उसने कई बार एक बच्ची को देखा जो एक ही जगह पर बैठी उस टेडी बियर से खेल रही होती। हुरिया की और उस छोटी बच्ची की नज़र जब भी मिलती तो हुरिया एक नरम सी मुस्कुराहट उछाल कर हाथ हिलाकर उसको हेलो कहती। जवाबन वो बच्ची भी मुस्कुरा देती। यूं इन दोनों में एक मुस्कुराहट का बहुत ही लतीफ सा रिश्ता कायम हो गया। हुरिया अक्सर सोचती कि फुर्सत के लम्हात में नए पड़ोसियों से मिलने जाए और उस बच्ची से भी मिलकर आए, लेकिन मसरूफियत और वक्त की वजह से हुरिया वहां ना जाती, सिर्फ सोच कर रह जाती। आधी रात का वक्त था, हर तरफ घटाटोप अंधेरा, हाथ को हाथ ना सुझाई दे रहा था। दूर कहीं यकलख्त बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे। उनके भौंकने का अंदाज बहुत अजीब और खौफजदा कर देने वाला था। वो नॉर्मल अंदाज में नहीं भौंक रहे थे, बल्कि यूं लग रहा था कि आवाज़ उनके हलक से बहुत अजियत के साथ निकल रही हो। हुरिया ने किताब बंद की और फौरन उस जगह से उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुत्तों की दहशतनाक आवाज़ ने हुरिया को खौफजदा कर दिया था। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। उसने एक नज़र खिड़की की तरफ देखा जो खुली थी। खिड़की बंद करने के लिए बढ़ी। खिड़की बंद करके मुड़ी ही थी कि उसके जहन में एक झमाका सा हुआ। उसने एकदम से खिड़की खोली और पड़ोस की छत पर देखा। वहां अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के साथ साथ उसकी आंखों ने एक हैवला देखा जो कद में छोटा था और छत पर इधर उधर घूम रहा था। उसको फौरन उस नन्ही बच्ची का ख्याल आया। वो भागकर अपने बेड की साइड टेबल से मोबाइल उठा लाई और उसकी टॉर्च ऑन करके उसने उस हैवले की तरफ रोशनी फेंकी। मोबाइल टॉर्च की कमजोर सी रोशनी पड़ोस की छत के मंजर को पूरी तरह नुमाया तो न कर सकी, मगर फिर भी उसने हुरिया को यह दिखाया कि वह हैवला उसी 5 साल की बच्ची का था जिसे रोज शाम को वो छत पर खेलते देखती थी। वो बच्ची छत पर छोटे छोटे कदमों से इधर उधर चलती हुई पता नहीं क्या क्या उठाकर मुंह में डाल रही थी। हुरिया को बहुत हैरत हुई, इतनी छोटी बच्ची रात के इस पहर छत पर अकेली क्या कर रही है। उसने दिल में सोचा। जब उसे रहा न गया तो उसने बच्ची को आवाज दी, सुनो, अरे सुनो बेटा, आप इस वक्त छत पर क्या कर रही हो। उसकी आवाज सुनकर उस बच्ची ने मिकान के अंदाज में सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। अंधेरे में उसके खदोखाल वाजे नहीं थे। हुरिया ने देखा वो लड़की उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ आने लगी। वो पांव घसीट घसीट कर चल रही थी। उसके उठने में हर एक कदम के साथ एक छनकार सी फिजा का सीना चीर देती। एक हद तक आकर वो लड़की रुक गई। अब
वो मोबाइल टॉर्च की रेंज में थी। हुरिया ने देखा कि उसके पैरों से कोई चीज लिपटी थी। उसने रोशनी उसके पैरों पर डाली तो ये देखकर वो धक से रह गई। उस बच्ची के नन्हे नन्हे पैर एक जंजीर से बंधे थे। जब बच्ची उस जंजीर को घसीट कर चलती तो फिजा जंजीर के शोर से गूंज उठती। एक मासूम बच्ची को इस हाल में देखकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उसका हाथ कंपा और मोबाइल की टॉर्च ऑफ हो गई। उसने चंद सेकंड में मोबाइल की टॉर्च दोबारा ऑन करके उसी सिमत रोशनी डाली तो ये देखकर उसको हैरत का शदीद झटका लगा कि बच्ची अब वहां नहीं थी। हुरिया ने सारी छत को मोबाइल की रोशनी में चेक कर लिया मगर वहां कोई भी नहीं था। सारी छत खाली पड़ी थी सिवाय उस टेडी बियर के जो एक तरफ उल्टा पड़ा था। हुरिया बहुत ज्यादा हैरान होती हुई खिड़की से हट गई। उसने इस सब वाक़या होने वाले मंजर को अपना वहम जानकर सर झटका और कमरे की ट्यूबलाइट ऑफ करके 0 पावर का बल्ब जलाया। अभी वो लाइट ऑफ करके बेड तक ही आई थी कि उसे एक बेनाम सा खौफ महसूस हुआ तो उसने जल्दी से लाइट दोबारा ऑन कर दी। खुद बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। कमरे में छाई खामोशी एक बार फिर टूटी। बाहर फिर कुत्तों और झिंगरों की मिली जुली आवाजें आने लगीं। ये आवाजें कदरे धीमी थीं, गोया कहीं दूर से आ रही हों। उसके कान पूरी तरह आवाज की तरफ मुतवज्जा थे। उसने अपने जिस्म को समेटकर यूं अकड़ा लिया जैसे वो ऊंचा सांस भी लेगी तो ना जाने क्या हो जाएगा। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। अभी वो अपने खौफ को कोई माकूल वजह देने का सोच रही थी कि यकायक कुत्तों के भौंकने की आवाज इतनी तेज और ऊंची हो गई जैसे वो उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर भौंक रहे हों। खौफ की इस मिलीजुली फिजा में जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो ऑफिस से बहुत ज्यादा लेट हो गई। वो हड़बड़ा कर उठी। टाइम देखकर उसने खिड़की खोलकर साथ वाली छत पर झांका। छत खाली थी। जो टेडी बियर उसने रात वहां देखा था वो अब वहां नहीं था। उसने खिड़की बंद की। एक बार फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। उसे ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अब वो दरवाजा खुलने की मुंतजिर थी। जितनी देर में दरवाजा खुला इस अरसे में उसने बहुत बार अपने इस घर में यूं ही चले आने के बारे में बहुत बार सोचा। ऑफिस में भी सारा दिन वो रात को रूनमा होने वाले अजीबोगरीब वाक़ये और उस लड़की के बारे में सोचती रही। वो ऑफिस से पक्का इरादा करके आई थी कि नए पड़ोसियों से जरूर मिलेगी। इसीलिए वो ऑफिस से सीधी उन्हीं के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। तीसरी दस्तक पर दरवाजा खुल गया। अंदर से एक बहुत खूबसूरत सी नाजुक अंदाम लड़की ने पूछा, जी फरमाइए, मेरा नाम हुरिया है और मैं आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। उसने अपना तारुफ करवा कर अपने घर की तरफ हाथ से इशारा किया। उस लड़की ने हुरिया के बाजू के ताकुब में देखा, फिर बोली, जी फरमाइए, तशरीफ लाइए अंदर। ये कहकर उस लड़की ने एक तरफ हटकर उसे घर में दाखिल होने का रास्ता दिया। हुरिया उसके पीछे घर में दाखिल हुई। लड़की ने उसको ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बैठने का इशारा किया। खुद किसी अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हो गई। हुरिया इधर उधर देखती हुई ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगी। कुछ ही देर में वो लड़की ड्राइंग रूम में वापस आई तो इस बार वो अकेली न थी। उसके साथ एक बहुत हैंडसम सा लंबा चौड़ा मर्द भी था। वो उसके सामने वाले सोफे पर बराजमान हो गया। वो लड़की फिर अंदर कहीं गायब हो गई। उस मर्द ने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम हमाद है और ये मेरी वाइफ नादिया है। हम कुछ ही दिन हुए यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हमाद ने मुस्कुराते हुए कहा तो हुरिया के जहन में पहला ख्याल आया, लगता तो नहीं वाइफ है, बेटी या छोटी बहन लग रही है। हुरिया ने जहन में ये सब सोचते हुए अपना तारुफ करवाया। फिर खामोशी सी छा गई जिसे हुरिया ने ही तोड़ा। आपकी बच्ची नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? बच्ची? कौन सी बच्ची? हमाद ने हैरानगी से पूछा। वो ही आपकी बच्ची जो रोज शाम को छत पर खेलती है। अरे नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारी कोई औलाद नहीं है और शायद कभी हो भी ना। हमाद ने इतना कहकर किचन के दरवाजे की तरफ देखा तो नादिया दरवाजे में खड़ी थी। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। हमाद ने फौरन से उठकर वो ट्रे उसके हाथ से ले ली। लेकिन ये कैसे हो सकता है हमाद साहब? वो आपकी बेटी है, रोज शाम को छत पर खेलती है। बहुत बार उसने मुझसे मुस्कुराहट का तबादला भी किया है। हुरिया ने आपके उलझते हुए तेज लहजे में कहा। हुरिया के तेज और तुंद लहजे पर हमाद भी तिलमिला उठा। अरे मैडम, आप खुद को समझती क्या हैं? वो ये कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो नादिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ठंडा करते हुए दोबारा सोफे पर बिठा दिया। हुरिया, आप क्या कह रही हैं? हमारी कोई बच्ची नहीं है। क्योंकि मैं बांझ हूं, मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। ये कहते हुए नादिया के लहजे में दुनिया जहान की अफसुर्दगी और दर्द उमड़ आया। हुरिया को नादिया पर बहुत तरस आया। चाय की ट्रे सामने पड़ी थी लेकिन चाय पीने का होश किसी को ना था। सूरत हाल थी ही इतनी गंभीर। हुरिया बजिद थी। उसने उनकी क्यूट सी बच्ची को छत पर बहुत बार न सिर्फ खेलते देखा है बल्कि मुस्कुराहटों का तबादला भी किया है।
जबकि वो दोनों मियाँ बीवी इस बात से इनकारी थे। हुरिया अजीब से मखमसे में फंसी थी। वो सोच रही थी ये लोग झूठ बोल रहे हैं मगर इनको झूठ बोलने की जरूरत क्या है। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, हमाद ने चाय का कप पकड़ लिया। हमाद साहब और नादिया, आई एम सॉरी। अगर मेरी बातों से आपका दिल दुखा हो, मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। मैंने देखा है उसे पिंक फ्रॉक में, कभी कभी व्हाइट में। हुरिया नादिया की आंखों में झांकते हुए बोल रही थी। हुरिया की बात सुनते हुए नादिया का चाय की तरफ बढ़ता हुआ हाथ वहीं रुक गया। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? हमाद ने गुस्से से फटते हुए कहा। हुरिया उछलकर खड़ी हो गई। नादिया भी अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। मिस्टर हमाद, मैं सच। वो अभी इतना ही कह पाई थी कि हमाद ने उसका बाजू पकड़ा, उसे लिए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। बराए मेहरबानी आप जा सकती हैं, हमें आप जैसे पागल पड़ोसियों की जरूरत नहीं। ये कहकर उसने हुरिया का हाथ छोड़ दिया। भाड़ में जाओ तुम लोग और भाड़ में जाए वो। हुरिया ने ये कहकर अपने घर की राह ली। वो बाजू को सहला रही थी, साथ साथ बुड़बुड़ा भी रही थी। समझते क्या है खुद को ये लोग, मुझे पागल बना रही हैं। वो अपने घर पहुंची तो बहुत गुस्से में उसने जोर से दरवाजा बंद किया। बैग एक तरफ फेंक कर अपने कमरे में आई। अलमारी से एक सूट निकालकर वॉशरूम चली गई। वापस आई तो वो लिबास बदल चुकी थी। हस्बे आदत उसने अपने कमरे की खिड़की खोली तो दानिस्ता उसने पड़ोसी की छत की तरफ देखा। वो बच्ची वहां मौजूद थी। ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि उसके पांव से जंजीर बंधी थी। बच्ची की हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े गंदे, नाक बहती हुई, बाल यूं बिखरे थे जैसे बहुत दिनों से कंघी ना की हो। हुरिया को इस बार इतना शदीद गुस्सा आया, उसने अपना मोबाइल उठाकर फौरन पुलिस का नंबर मिलाया। वो सोच रही थी अब की बार वो हमाद और नादिया की पोल खोल कर रहेगी। उसकी कॉल पिक कर ली गई। दूसरी तरफ से हेलो हेलो कहा जा रहा था। वो सोच में पड़ गई। कान से मोबाइल लगाए वो बच्ची को देख रही थी। उसने कुछ सोचकर कॉल काट दी। कमरे से निकलकर छत की तरफ जाने लगी। उसने दोनों घरों की छत के दरमियान बनी छोटी सी दीवार फांदी और पड़ोसियों की छत पर जाकर उनसे अगले घर जिसमें हमाद और नादिया रहते थे उनकी छत की तरफ बढ़ी। उसने वहां जाकर बच्ची की जंजीर खोली और चुपचाप दीवार फांदकर जैसे गई थी वैसे ही लौट आई। उसने अपने कमरे में लाकर उस बच्ची का मुंह धुलाया, फिर उसे खाना खिलाने लगी। वो उससे बातें भी कर रही थी। इसी सानिये में दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हुरिया ने दरवाजा खोला तो हमाद और नादिया खड़े उसको कड़े तेवरों से घूर रहे थे। उसने उनको अंदर आने का रास्ता दिया। घर में आते ही हमाद चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत हमारी छत पर जाने की? उसकी बात सुनकर वो दू बदू बोली, होश में रहो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं गई थी तुम्हारी छत पर, उठा लाई हूँ उस बच्ची को। हुरिया ने नादिया का हाथ पकड़ा और उसको सीढ़ियों पर खींचती हुई ऊपर वाले पोर्शन पर बने अपने कमरे में ले गई। लो अपनी आंखों से देखो अपनी बच्ची को। हुरिया ने एक झटके से दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बच्ची वहां मौजूद नहीं थी। टेबल पर खाने के बर्तन पड़े थे मगर वो नहीं थी। हुरिया ने पूरा कमरा छान मारा, वो कहीं नहीं थी। हमाद भी उन लोगों के पीछे पीछे वहां आ गया। कहाँ है वो, कहाँ है वो? नादिया ने चिल्लाते हुए कहा। उसका लहजा हमाद जैसी गजबनाकी लिए हुए तो नहीं था मगर गुस्से से भरपूर जरूर था। अभी अभी इधर थी, खाना खिलाया मैंने उसे। हुरिया ने वो खुलाए हुए अपने दोनों हाथों को देखा, जैसे उसे अपनी आंखों के साथ साथ अपने हाथों पर भी यकीन न आ रहा हो। बस चुप कर जाओ तुम, बहुत हो गया तुम्हारा ये तमाशा। अब अगर तुम बाज नहीं आओगी तो मैं पुलिस से मदद लूंगा, समझी तुम? हमाद ने धाड़ते हुए हुरिया से कहा तो हुरिया कुछ बोल ना पाई। उसे लग रहा था जैसे वो पागल हो गई हो। घर का दरवाजा बंद करके वो वापस कमरे में आई तो वो बच्ची उसके खाने की टेबल पर बैठी थी। उसको देखकर मुस्कुराई और बोली, आंटी आओ खाना खाएं। हुरिया ने जैसे ही उसे देखा डर के मारे उसकी चीख निकल गई। वो कमरे से भागने लगी तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तो उसने बालकनी की तरफ जाना चाहा मगर वो खिड़की भी बंद हो गई और अचानक ही जंजीर जाने कहां से नमूदार हुई और हुरिया के पांव को जोर से कस लिया। हुरिया चीखती चिल्लाती किसी को मदद के लिए पुकारती रही लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी ना आया। तीसरे दिन जब राफिया के मुसलसल 2 दिन कॉल करने के बावजूद हुरिया से उसकी बात ना हुई तो राफिया उसके घर चली आई, जहां आकर उसको गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने फौरन मोहल्ले वालों को बुलाया और दरवाजा तोड़कर उसके घर में दाखिल हुई तो हुरिया को कमरे में एक जंजीर के साथ बंधा हुआ पाया। वो मर चुकी थी। अजीब वाकयात। बाबा जी से मैंने पहली औरत की कहानी पूछी तो उन्होंने कुछ यूं बताना शुरू किया। बाबा जी की जुबानी, आज से 25 साल पहले मोहम्मद कफील एक खूबसूरत लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, बड़ों का एहतराम करने वाली
और सुलझी हुई लड़की थी। उसका नाम शमा था। घर में आते ही उसने सारे घर को संभाल लिया। कफील दिन भर जरूरी काम करता था और रात को घर वापस आता। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाजा। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो दोनों अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन शमा को अपनी माँ की याद सताने लगी तो उसने उसका जिक्र शौहर से किया तो शौहर ने मान लिया और कहा 2 दिन बाद वो उसे माँ के घर ले जाएगा। शमा कफील के साथ 2 दिन बाद अपनी माँ के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ के घर के पास एक पीपल का बड़ा पेड़ था जिसके नीचे जाने से उसकी माँ उसे हमेशा रोकती थी क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि उस पर असरात हैं। शमा अपनी माँ के घर थोड़े दिन रुकना चाहती थी, इसलिए कफील उसे छोड़कर गांव वापस आ गया। एक दिन बहुत गर्मी पड़ी। वो गर्मियों के दिन थे। शमा की माँ चारा लेने के लिए खेतों में गई हुई थी। छोटा बच्चा गर्मी से निढाल होकर रोने लगा। शमा उसको चुप कराने की कोशिश करती रही लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही तो उसका ध्यान पीपल के दरख्त पर गया। माँ थी। हर चीज को भूलकर उसने चारपाई दरख्त के नीचे बिछा दी और बच्चे को लेकर वहां बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद बच्चा सो गया तो वो भी उसके पास लेट गई। उसकी आंख तब खुली जब उसकी माँ ने उसे आकर उठाया। शमा उठ, ये तूने क्या कर दिया? बच्चे के साथ पीपल के नीचे सो रही है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था। ओहो अम्मा, क्या बात का बतंगड़ बना रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। शमा की माँ दोनों को लेकर घर के अंदर आ गई और शाम को नजर भी उतार दी जिससे उसकी माँ को यह एहसास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। खैर दोनों रात को सो गईं। रात के कोई 12 बजे शमा की माँ किसी की चीखों की आवाज से उठकर बैठ गई। उसने देखा कि शमा बच्चे को गोद में लिए चीख रही है और उसके बाल भी खुले हुए थे। उसकी माँ ने उसके पास जाकर देखा। बच्चे को लिया तो बच्चा मर चुका था। बच्चे के गले पर हाथों के निशान थे जैसे किसी ने गला दबाकर मारा हो। उसकी माँ को समझ आ गई कि वो हो गया जिसका उसे डर था। शमा का शौहर मोहम्मद कफील जब यह खबर सुनकर वहां गया तो बच्चे को दफना दिया गया था, ये कहकर कि वो बीमार था। इसके बाद शमा को लेकर घर आ गया। अब शमा को अक्सर दौरे पड़ने लगे और इन्हीं दौरों के दौरान उसने बच्चे की मौत का भी कफील को बता दिया। लेकिन कफील अपनी बीवी की हालत देखकर चुप रहा। सारे लोग ये समझते रहे कि ये पागलपन के दौरे हैं। अल्लाह ने शमा को 2 बेटे दिए जो बिल्कुल ठीक थे। फिर एक बेटा हुआ जिसे वो लेकर डॉक्टर के पास गई तो बच्चा रास्ते में ही फौत हो गया। पहले बच्चे का सदमा था, फिर ये समझा गया कि उस बच्चे को शमा ने ही मारा है, लेकिन ये सब तो कोई और ही कर रहा था। लेकिन लोग शमा के पागलपन को इसका कसूरवार समझते थे। इसके बाद उसकी बेटी 5 साल की होकर फौत हो गई। उसकी मौत की वजह भी किसी को पता नहीं चली। बेटी की मौत के बाद शमा गांव में रोती फिरती थी। बिखरे हुए बालों के साथ वो आते जाते लोगों से ये कहती कि मैंने अपने बच्चों को मारा है, जबकि ऐसा कुछ ना था। कफील ने शमा की हालत देखी तो कंट्रोल से बाहर थी। फिर मोहल्ले वालों से मशवरा करके शमा को पागल खाने दाखिल करवा दिया गया। 6 माह के बाद वो वापस आई तो उसके सर के बाल मोड़ दिए गए थे। वो अब नॉर्मल थी। 2 माह तकरीबन ठीक रही। सबने कहा कि अब शमा ठीक हो गई है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उसे वही दौरे पड़ने लगे। अब तो वो सिगरेट भी पीने लगी। कफील ने एक बार फिर उसे पागल खाने भेजा। फिर 6 माह बाद वापस आई तो इस बार 3-4 माह ठीक गुजर जाने के बाद दोबारा उसको दौरा पड़ा। अब की बार वो कफील के पीछे पीछे फिरती रही। वो जहां काम पर जाता वहां उसके पीछे चली जाती और कहती मुझे छोड़ के ना जाओ। बेटों से भी यही कहती, लेकिन वो दिहाड़ीदार बंदे थे। दिन भर उन्हें काम करना पड़ता, फिर रात को कुछ खाने के लिए घर लेकर आते और दिन में शमा को फिर घर में बंद कर जाते, जिससे वो सारा दिन घर में शोर मचाती रहती और ये कहती कि मुझे छोड़कर ना जाओ। लोग भी ज्यादा ध्यान ना देते क्योंकि सब उसे पागल समझते थे। इस दफा शमा की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से कफील ने एक बार फिर उसे पागल खाने में दाखिल करवाया, जिसमें उसकी मदद गांव वालों ने भी की क्योंकि कफील के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो ये खर्च उठा पाता। फिर शमा 1 साल पागल खाने में रही, लेकिन कफील और उसके बेटे उसे लेकर नहीं आए। एक दिन पागल खाने से कॉल आई तो वो गया और शमा को साथ ले आया। पागल खाने वालों ने भी अब शमा को दाखिल करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि हम इसका इलाज हर तरीके से कर चुके हैं, लेकिन ये किसी भी तरह नॉर्मल नहीं हो रही और यहाँ पर मौजूद दूसरी औरतों और स्टाफ पर हमलावर हुई है, जिससे वो लोग जख्मी हुए हैं। फिर शमा ने गांव में भी लोगों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जो भी उस रास्ते से गुजरता तो वो उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती। कफील उसे घर में बंद कर देता, लेकिन उसमें कभी इतनी ताकत आ जाती कि कफील भी उसके आगे कुछ ना कर पाता। बस वो सारा दिन कफील से पैसे मांगकर सिगरेट पीती रहती।
ना कुछ खाती और ना कुछ पीती। और फिर एक वक्त आया कि उसने बिल्कुल चुप साध ली। अब उसमें ताकत नहीं थी, उसका रंग बिल्कुल स्याह हो गया, जैसे कोई काला कपड़ा हो। दांत सिगरेट पीने की वजह से काले हो गए और सारा दिन गली में लेटी रहती। और फिर एक दिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग गांव में आए, सब्ज चोगा पहने हुए थे। वो जब उस गली से गुजरे तो देखा कि एक जगह शमा लेटी थी। तो उन्होंने वहां पर मौजूद दुकान वाले से उसके बारे में पूछा तो दुकानदार ने सारी कहानी उन बुजुर्ग को बताई। तो उन्होंने बताया कि इस बच्ची की जिंदगी तबाह कर डाली लोगों की ना समझी ने, जो ये कहते हैं कि जिन भूत चुड़ैलें नहीं होती। ये कोई पागल नहीं, इस पर एक चुड़ैल का साया है जिसने इसके बच्चों को मारा और इसकी ये हालत बना दी। और तुम लोग इसे पागल समझकर इसे पागल खाने में डालते रहे। लेकिन अफसोस कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये चुड़ैल इसके अंदर अपना घर बना चुकी है। वो इसे तब छोड़ेगी जब ये इस दुनिया से चली जाएगी। वो दुकान वाला कफील को भी बुला लाया, जिसने बाबा जी से कहा कोई रास्ता तो बताएं। तो बाबा जी ने एक तावीज़ बनाकर दिया कफील को कि ये तावीज़ शमा को सोए हुए पहनाना था। वो जब उसे तावीज़ पहनाने लगा तो पास उसका बेटा चाय बना रहा था, चूल्हे में लकड़ी जलाकर। शमा ने उसे जोर से धक्का दिया तो अचानक तावीज़ आग में गिर गया। फिर कोई भी शमा के लिए कुछ न कर सका। उसकी अपनी माँ ने यह सब छुपाया, क्योंकि वो सब कुछ जानती थी। अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी तबाह कर ली। शमा जो सुनहरा ख्वाब लेकर ब्याह कराई थी, मगर कोई सुख न देख सकी। उसकी एक छोटी सी गलती से सब कुछ तबाह हो गया। अब हर वक्त शमा गली में लेटी रहती है, न घर जाती है और न कुछ खाती पीती है, और न ही अब किसी को कुछ कहती है। इसलिए कहा गया है कि जुबान खल्क को न कार खुदा समझो और बड़ों की बातों को गिरहा में बांध लिया करो, क्योंकि बड़े जमाना शनास होते हैं। काश के शमा अपनी माँ की बात मान लेती तो ऐसा कुछ ना होता। ये दूसरी और अजीब कहानी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बहन भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन थी। मैंने अपने बचपन से ही उसे देखा था। थोड़ी सी बाउली, काली रंगत और छोटे से कद की, और हाथ पांव ऐसे सूखे हुए जैसे कि लकड़ी पर सूखी खाल चढ़ा दी गई हो। हम बचपन में खेलते तो वो अक्सर दुकान पर जाती, हमें नजर आती, या फिर अपनी गुड़िया को लिए अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी होती। तो हम उससे कहते सादिया हमारे साथ खेलोगी, तो हर बात पर एक ही जवाब देती, घर से बाहर निकलूंगी तो अम्मा मारेगी, वो घर का ध्यान रखने का कह कर गई है। कुछ बच्चे जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते तो वह पत्थर लेकर उनके पीछे भागती। वो खाती नहीं बल्कि सारा दिन चाय पीते गुजर जाता, और दूध के लिए कोई 20 मरतबा दुकान पर आती। लोग पूछते कि सादिया इतनी चाय क्यों पीती हो, तो जवाब देती पहली बार तो पी रही हूँ। ये तो हो गया सादिया का तारुफ। सादिया कोई पैदाइशी बाउली नहीं थी, बहुत प्यारी सी गोरी रंगत। उस जैसी खूबसूरत कोई और लड़की मोहल्ले में नहीं थी। एक दिन एक रीछ वाला गांव में आया और फिर गांव से होता हुआ हमारे मोहल्ले में भी आया। सारे बच्चों के साथ सादिया भी रीछ के करतब देखने के लिए घर से आटा लेकर आई और बच्चों के साथ खड़ी हो गई। और देखने वाले कहते हैं कि रीछ की नजरें सादिया पर जम गईं। किसी सूरत उसकी नजरें सादिया पर से नहीं हट रही थीं, बल्कि वो यकटक सादिया को ही देखे जा रहा था। और फिर सादिया के करीब जाने लगा तो उसके मालिक ने उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो रस्सी छुड़ाकर सादिया के पास जाकर बैठ गया। वो बच्ची थी, खुशी से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। तब रीछ ने आओ देखा ना ताओ उस छोटी मासूम बच्ची के हाथ पांव चाटना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद सादिया बेहोश होकर अपनी जगह गिर पड़ी, तो रीछ के मालिक ने उसे बड़ी मुश्किल से खींच कर बांध दिया। वहां पर मौजूद सारे बच्चे चीखते चिल्लाते अपने अपने घरों को भाग गए, तो रीछ वाला भी रीछ को लेकर चला गया। फिर सादिया की हालत बिगड़ने लगी। सादिया का रंग काला होने लगा, हाथ पांव ऐसे सूखने लगे थे जैसे कोई उनसे खून निचोड़ रहा हो। दिमागी हालत भी इस हादसे की वजह से खराब हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा 7-8 साल का हो। फिर 3 माह बाद एक जबरदस्त दौरा पड़ता, जिसकी वजह से वो 3 दिन तक होश में ही नहीं आती। उसकी हालत देखकर उसकी बूढ़ी माँ रोती रहती। सादिया जो कि अब 30 साल की हो गई है, लेकिन आज भी वो 7-8 साल की बच्ची लगती है। मैंने अपनी आंखों से सादिया को देखा है। मैं अक्सर उसके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ किसी को नहीं मालूम। हर कोई उसे देखकर अफसरदा हो जाता है। हम समेत हर कोई यही दुआ करता है कि उसकी जान इस अजियत से छूट जाए, आमीन। खूनी हसीना। बूटा उर्फ काला बहुत परेशान था। उसकी परेशानी भी बरहक थी। उसके तमाम हमउम्र लड़कों की शादी हो चुकी थी, अब सिर्फ वही कमारा बचा था। उसका गांव पहाड़ों में घिरा हुआ बहुत खूबसूरत सरसब्ज वादी में बहती नदी के किनारे बहुत दिलकश नज़ारा पेश करता।
बेहतरीन आबो हवा की वजह से यहाँ के बाशिंदे खूबसूरत, गोरे, सेहतमंद और दिलकश नकूश के मालिक थे। इन्हीं खुसूसियात की बिना पर वह पूरे मुल्क से ज्यादा हसीन और मुमताज हैसियत रखते थे। किस्मत की बात है कि इतने हसीन लोगों में बूटा काली रंगत के साथ पैदा हुआ। हालांकि उसके नकूश खूबसूरत और सेहत अच्छी थी, मगर काली रंगत उसे दूसरों से मुमताज करने का सबब रही। काला अच्छा, रहमदिल और हमदर्द किस्म का लड़का था। सिवाय गोरी रंगत के उसमें सारे गुण मौजूद थे। सब उसकी तारीफ करते, मगर रिश्ता देने से सब इनकारी थे। काला, जिसका असल नाम बूटा था, मगर काली रंगत की वजह से सारे गांव में काले के नाम से मशहूर था। गरीबों का साथी, बेवाओं और यतीमों का हमदर्द, बहनों का भाई, गैरतमंद और सबका एहतराम करने वाला लड़का। गांव की रस्म के मुताबिक उसकी शादी किसी और इलाके में भी नहीं हो सकती थी। शन्नो गांव की हसीन तरीन लड़कियों में शुमार होती थी। काला उसे चाहने लगा, मगर शन्नो उसे घास नहीं डालती थी। एक दो बार काले ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो हकारत और गुस्से से बोली, अच्छा तो अब तुम मुझसे मोहब्बत करोगे? अबे जाकर आईने में अपना चेहरा तो देख। बड़ा आया पैगामे मोहब्बत लेकर। इसके बाद अगर मुझसे बात करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक दिन शन्नो का इकलौता भाई नदी में नहा रहा था कि अचानक डूबने लगा। इस मंजर को गांव के बहुत से बहादुर नौजवान देख रहे थे। शन्नो भी मौजूद थी, जो मदद के लिए चीखो पुकार कर रही थी, मगर किसी ने उसकी मदद ना की। इतने में काला भी वहां पहुंच गया और फौरन शन्नो के भाई को बचाने के लिए नदी में कूद गया। काफी कोशिश के बाद वो उसे बचाने में कामयाब हो गया। उसके कारनामे को पूरे गांव में सराहा गया। अब उसे पूरा यकीन था कि वह शन्नो के दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा, मगर यह सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि शन्नो ने इस बार पहले से भी ज्यादा उसकी बेइज्जती कर डाली। काले को इस बात का शदीद दुख हुआ। उसे एहसास महरूमी और एहसास कमतरी ने आन घेरा और वो अपनी ज़मीनों पर बनी हवेली, जो गांव से काफ़ी फासले पर थी, उसमें रहने लगा। वो लोगों से बिल्कुल कट चुका था। सारा दिन फसलों में काम करता और रात को सोने के लिए हवेली में चला जाता। अब वो अक्सर परेशान और खोया खोया सा रहने लगा। घंटों गमगीन गाने सुनता रहा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जाने कहाँ गए वो दिन, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, और इस दिल में क्या रखा है। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। और आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। उसके पसंदीदा गाने थे, जिन्हें वो बार बार सुनता और गमे फिराक में तड़पता रहता। गर्मी के मौसम में एक शाम ठंडी हवा चलने लगी। आसमान पर गहरे बादल छा गए। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। काले को ऐसा मौसम बहुत पसंद था, मगर जब इंसान अंदर से खुश न हो तो बाहर का मौसम उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो भी हैरान हुआ कि इतनी तेज बारिश में भला कौन हो सकता है। उसने हैरानगी से दरवाजा खोल दिया। सामने एक हसीन और जमील लड़की खड़ी थी, सुर्ख फूलदार कपड़ों में मलबूस और बारिश से मुकम्मल भीगी हुई, दुपट्टे से आजाद। ऊपर से उसका अंग अंग वाजे नजर आ रहा था, जो सोने पर सुहागे के मुतरादिफ था। काला उसे मुसलसल तक रहा था। फिर वो हसीना खामोशी तोड़ती हुई बोली, क्या मुझे अंदर आने को नहीं बोलोगे? काला फौरन खुशी से बोला, क्यों नहीं, आएं, तशरीफ लाएं। आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ? अंदर आकर वो हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, दरअसल मैं मुसाफिर हूँ। मरकजी सड़क पर बजरिया सफर कर रही थी कि तेज बारिश और जबरदस्त तूफान की वजह से बस खराब हो गई। मुसाफिरों में सिर्फ मैं ही वाहिद लड़की थी। बस तो सुबह ही ठीक होती, इसलिए मैंने आपकी हवेली का रुख कर लिया कि शायद कोई मर्द मिल जाए। काला उस हुस्न की देवी को देखकर बहुत खुश हुआ। काले ने उसके लिए खाने के लिए जो कुछ मौजूद था सामने रख दिया और चाय भी बनाई, मगर हसीना खाने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। काला समझा शायद अमीर घराने की होने की वजह से उसे गरीबों का खाना पसंद नहीं आ रहा, मगर बात दरअसल कुछ और थी। थोड़ी देर में ही वो आपस में खूब घुल मिल गए। रात गुजारने के लिए वो एक ही बिस्तर पर लेट गए। काला हैरान था कि हसीन अजनबी लड़की, जिसका नाम अंबर था, जिसने उसे पहले कभी देखा तक ना था, इतनी जल्दी कैसे उसके साथ सोने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना नाम अंबर बताया। फिर अंबर ने उसे बताया कि वो बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती है। बहुत अरसा कबल ही उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और उसका चचा उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसकी शादी अपने जहनी माजूर बेटे से करना चाहता है। इसलिए वो घर से भाग गई और अब वो उसके पास है। बिजली कड़क रही थी। बारिश और ज्यादा तेजी से बरसने लगी। इतने सुहाने मौसम में जब एक खूबसूरत और जवानी से भरपूर हसीना बाहों में हो तो किसी नौजवान को और क्या चाहिए। फिर काले ने अंबर की रजामंदी को भांपते हुए कहा,
दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। काला लगा गाने और उसे पकड़कर प्यार करने लगा। आसमान पर बिजली कड़क रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन दोनों के सीने में भी एक तूफान बरपा हो रहा था। फिर काले ने ये शेर कहते हुए बल्ब बंद कर दिया। आज शबे वस्ल है, गुल कर दो इन चिरागों को। खुशी के बज़्म में क्या काम जलने वालों का। फिर उन दोनों ने जज्बात की तमाम हदों को न सिर्फ पार किया बल्कि एक दूसरे के जिस्मों से खूब फैज़याब हुए। काले ने उसकी हर मुमकिन खिदमत की। इत्तफाक से उन दिनों बारिश की झड़ी लग गई जो तकरीबन 14 रोज तक जारी रही। अंबर काले से बहुत प्यार और शफकत से पेश आती, उसे हर तरह से मुकम्मल खुश रखती। दोनों इकट्ठे जीने मरने के वादे करते और कस्में उठाते। काले को और चाहिए भी क्या था, वो बेचारा तो पहले ही अपनों का धुतकारा हुआ था। वो अंबर के प्यार और हुस्नो शबाब में मुकम्मल तौर पर खो गया। काले ने वाज़े महसूस किया कि अंबर या तो खाती ही नहीं, अगर खाती भी है तो इंतहाई कम। वो हर वक्त परेशान और उलझी सी रहती। ये बात काले के लिए इंतहाई परेशान कुन थी। वो उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता मगर अंबर किसी तरह खुश न होती। अलबत्ता अंबर उसको खुश रखने और एतमाद में लेने के लिए उसकी रातों को हसीन से हसीन तर बनाती रही। काला भी अपनी जज्बाती प्यास बुझाता रहा। वो हर हाल में अपनी महबूबा को खुश देखना चाहता था। उसने अंबर को अपनी कसम देकर पूछा कि आखिर मामला है क्या। तब अंबर ने कुछ ऐसा कह डाला जिसका काले ने तसव्वुर तक भी न किया होगा। वो बोली, मेरी जान, मेरे दिलबर, मुझे गलत मत समझना। दरअसल मेरा ताल्लुक एक आदमखोर से भी कबीले से है और हमारी खुराक इंसानी गोश्त और खून है। और पिछले 1 हफ्ते से मुझे मेरी खुराक नहीं मिली, इसलिए मेरा सारा जिस्म टूट रहा है, दिल घबराता है। अगर कुछ दिन और मुझे खुराक ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। पहले तो काला उसकी हकीकत जानकर परेशान हुआ, मगर इतनी मुश्किल से तो उसे कोई चाहने वाली मिली थी। ऊपर से उस हसीना ने अपने हुस्न शबाब का नज़ारा भी उसे खूब करवाया। अब वो किसी सूरत उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दिल बड़ा करके उसकी खुराक के इंतजाम के लिए मुश्किल और ख़तरनाक फैसला कर लिया। सबसे पहले वो अपने दोस्त भोले को वरगलाकर हवेली ले गया, जिसे देखते ही अंबर फौरन उस पर झपट पड़ी और अपने दांत उसकी गर्दन में पैवस्त करके खून पीने लगी। भोले को महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ उस पर गिर गया हो। थोड़ी ही देर में अंबर ने उसका सर तन से अलग कर दिया और मज़े से उसका गोश्त खाने लगी। उसके हसीन लबों पर लगा ताज़ा खून देखकर एक बार तो काले को भी सांप सूंघ गया, मगर वो मोहब्बत के हाथों मजबूर था। अंबर ने पहले उसके सीने, बाजू और पेट का गोश्त खूब मज़े से खाया और टांगें अगली खुराक यानी सुबह नाश्ते के लिए संभाल कर रख लीं, जबकि काला सबूत मिटाने के लिए उस जगह को अच्छी तरह साफ करने लगा। अंबर ने खुशी में काले की ये रात इतनी रंगीन बना दी जिसका कोई इंसान सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता है। अगले दिन पूरे गांव में भोले की गुमशुदगी का चर्चा होने लगा, मगर किसी का शक हवेली तक न पहुंच पाया, या फिर धीरे धीरे काला मुख्तलिफ बहानों और चालाकियों से अंबर की खुराक का रेगुलर इंतजाम करता रहा। जब गांव में गायब होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ने लगी तो पुलिस से रब्ता किया गया। हैरत अंगेज तौर पर अंबर सिर्फ नौजवानों का खून पीती और गोश्त खाती। पुलिस और गांव वालों ने इस मुअम्मा को हल करने के लिए हर मुमकिन ठोस इक़दाम करने का हतमी फैसला किया और साथ ही पूरे गांव के गिर्द सख्त पहरा लगा दिया। इस सूरत हाल में अंबर की हालत खराब हो गई और वो सख्त परेशान रहने लगी। काला चाहते हुए भी अपनी महबूबा के लिए कुछ करने से कासिर था। खुराक की अदम दस्तयाबी की वजह से अंबर का अंग अंग टूटने लगा, खूबसूरत चेहरा मुरझाने लगा। काला अंबर से इश्क की हद तक मोहब्बत करने लगा था। अंबर की खराब होती हालत काले से न देखी जाती। फिर बहुत सही और चालाकी से वो एक और शिकार लाने में कामयाब हो गया और अंबर ने उसका खून पीने के बाद थोड़ा थोड़ा गोश्त खाने पर ही इक्तफा किया। दूसरी तरफ पहरे में मजीद सख्ती कर दी गई, हत्ता कि हवेली के बिल्कुल सामने भी कुछ पहरेदार तैनात कर दिए गए। हालात बद से बदतर होने लगे। काला मुकम्मल तौर पर बेबस हो गया। अंबर का सर दर्द और भूख से बुरा हाल हो गया। कमजोरी और नकाहत की वजह से वो बेड पर लेट गई, यहाँ तक कि उसे बोला भी नहीं जाता था। काला उसके पास बैठकर उसे तसल्ली देने लगा कि मेरी जान, सब्र करो, बस चंद दिनों की बात है, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे और मैं फिर से पहले की तरह तुम्हारी खुराक मुहैया करता रहूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर का कहना था कि वो तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस मुअम्मा को हल नहीं कर लेते, मगर अंबर की बेचैनी, नशा और भूख हद से बढ़ने लगी। काला उसके नरम मुलायम बालों और गोरे हाथों पर हाथ फेरता और तसल्लियां देता देता सो गया। आधी रात तक अंबर ने सब्र से काम लिया, लेकिन जब नशा हद से ज्यादा तंग करने लगा तो उसने ऐसा फैसला किया जो गैर मुनासिब और खिलाफ तवक्को था। उसने अपने नोकीले और तेज दांत काले की गर्दन में पेवस्त कर दिए
तो काला दर्द से तड़पता हुआ उठने की कोशिश करने लगा, मगर अपनी महबूबा की ताकतवर बाहों से आज़ाद होने में नाकाम रहा। थोड़ी देर तड़पने के बाद वो ठंडा हो गया। फिर तसल्ली से अंबर ने काले का गोश्त खाया। इतना लजीज, सेहतमंद गोश्त और ताज़ा मज़ेदार खुश जायका खून इससे पहले उसे कभी मुयसर नहीं आया था। मुकम्मल तौर पर उसको निगलने के बाद रात को आखिरी पहर खामोशी से वो हवेली से निकलकर किसी और काले की तलाश में चल पड़ी। हवेली के सामने मौजूद तमाम पहरेदार अंबर का साया तक न दिख सके। कुछ दिन बाद जब पुलिस ने महसूस किया कि काला हवेली से निकल क्यों नहीं रहा, तब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और बदबू के भपकों में इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां फर्श पर बिखरी हुई थीं। तमाम तर कोशिशों और पेशा वराना सलाहियतों के बावजूद भी पुलिस इस राज को हल करने में नाकाम रही। अलबत्ता दूसरे नौजवानों की तरह काले का नाम भी गुमशुदा अफराद की लिस्ट में दर्ज हो गया।